हम लोग कंसंट्रेटेड ओड को हीट करते हैं, नहीं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, सही है। और कैल्सिनेशन के कारण क्या होता है, बताइए तो सर। कैल्सिनेशन के कारण क्या क्या चेंजिंग होता है, बोलिए कुछ। चलिए जी, आप बताइए तो, कैल्सिनेशन के कारण क्या क्या चेंजिंग होता है। मॉइस्चर रिमूव होगा, गर्म कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस से भी काम करना है। मॉइस्चर रिमूव होगा, और क्या होगा, हाँ, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो जाएंगे होंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी, सही बात है। और जो हाइड्रेटेड ओड होगा वो एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी भींगा हुआ ओड, सूखा हुआ ओड में बदल जाएगा, नहीं, हाँ, जो ओड होगा वो पोरस हो जाएगा, यही ना बताया गया था। साथ साथ जो कार्बोनेट ओड हैं वो ऑक्साइड ओड में कन्वर्ट कर जाएंगे, यही सब ना बताया गया था। कौन सा बड़ा चीज बता दिया गया था, सिंपल सिंपल चीज बताया गया था। चलिए आ जाइए। अब हम लोग बोले थे कि अगला जो हम लोग का इसमें आता है वो कौन है, रोस्टिंग। चलो, तो थोड़ा सा रोस्टिंग को समझने की कोशिश करो तो। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो होता है ये जस्ट क्या बोले, कैल्सिनेशन में जो चीज़ था वही इसमें भी होता है, बस चेंजिंग ये है कि वहाँ पर हम लोग जो कैल्सिनेशन में काम करते थे तो वहाँ पर एयर के एब्सेंस में कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते थे, या एयर के लिमिटेड अमाउंट के प्रेजेंस में हम लोग ओर को हीट करते थे। यहाँ पर अब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, ध्यान रखना है। रोस्टिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस और, या कंसंट्रेटेड और ज़्यादा अच्छा लिखें, इन दिस प्रोसेस concentrated ore is heated in, concentrated ore is heated presence of in presence of excess amount of, in presence of excess amount of air, एयर बोलो या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। तो रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर जो है उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, नहीं, ड्यू टू रोस्टिंग। अब कोई पूछता है कि रोस्टिंग के कारण क्या होगा, तो जो काम कैल्सिनेशन के कारण होता था वो काम यहाँ भी होगा, ध्यान रखना है। यहाँ भी हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट क्या, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, ये बोल सकते हैं। उसी बात को बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कि हाइड्रेटेड ओर बिकम्स एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड ओर बिकम्स एनहाइड्रस। नहीं, ये पॉइंट भी आप बोल सकते हो जो उसमें बोल रहे थे, ओर बिकम्स पोरस, ओर बिकम्स पोरस। तो कुछ पॉइंट तो उसी का रिपीट कर गया, ध्यान रखना है। अब रोस्टिंग जो है वो यूज किसके लिए किया जाता है, तो रोस्टिंग मेनली यूज किया जाता है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हम कल बताए थे कि कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि रोस्टिंग इज मेनली यूज्ड, रोस्टिंग प्रोसेस इज मेनली
रोस्टिंग प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग sulfide ore into oxide ore. ध्यान रखना है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, जैसे जिंक का सल्फाइड ओर ZnS, नहीं इसको आप O2 से रिएक्शन कराओ, ऑक्सीजन से आप इसको रिएक्शन कराओ। अगर आप इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हो नहीं तो ये जो सल्फाइड ओर है ये कन्वर्ट कर जाएगा ZnO और प्लस में आपका SO2 गैस जो होगा वो बाहर निकल जाए। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहाँ से आपका जो जिंक सल्फाइड है वो कौन सी में कन्वर्ट कर गया, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। सेम एज जो हम लोग का PbS होता है, अगर इसको आप O2 से रिएक्शन कराओगे नहीं तो ये जो PbS O2 से अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, हम लोग का PbO और प्लस में क्या बनेगा, SO2 गैस। देख रहे हो, तो जितने भी आपके सल्फाइड ओर हैं वो क्या चीज में कन्वर्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर जाएंगे ड्यू टू रोस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, जबकि कैल्सिनेशन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे थे। मेरी बात समझ में आ रही है? साथ साथ हम लोग को देखा जाए तो रोस्टिंग में और क्या होता है समझने की कोशिश करो। यहाँ भी रोस्टिंग में कहा जाता है कि जो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, नहीं यहाँ पे बोला जाता है सम नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, सम नॉन वोलेटाइल, सॉरी नॉन वोलेटाइल लिख रहे हैं, सम वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, सम वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज are also oxidized, and are also oxidized and removed from pores। ध्यान रखना है। अब जनरली ये जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज जो हम लिखते हैं, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज जो हम लोग लिखते हैं, इन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज में कौन होते हैं, जो सल्फर एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, आपका फॉस्फोरस फोर के फॉर्म में पाया जाता है, या आपका आर्सेनिक, नहीं ये सब जो होते हैं ये सब हमारे क्या हैं, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं। ध्यान रखना है। अब यही सल्फर जो है आपका S8 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ध्यान रखना है, और रिएक्शन करके नहीं, क्योंकि आप रोस्टिंग में क्या करते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, तो ओर के सरफेस पे जो सल्फर चिपका हुआ है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या कन्वर्ट कर जाएगा, SO2 गैस में। ध्यान रखना है, नहीं बैलेंस करना होता है, यहाँ शायद 8 लगेगा, 8 × 16 है तो आप यहाँ पे भी 8 लगा सकते हो। ध्यान रखना है, तो ये आपका SO2 गैस के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा। ध्यान रखना है। फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 के फॉर्म में, नहीं तो P4 भी 5O2 से रिएक्शन करेगा और 5O2 से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, P4O10। अब ये P4O10 भी क्या है, आपका गैस है, ये भी गैस के रूप में बाहर निकल गया, ये भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे आर्सेनिक AS, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AS2O3, क्योंकि आप जानते हो आर्सेनिक का वैलेंसी कितना होता है 3, नहीं और इसका वैलेंसी कितना होता है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AS2O3, AS2O3। ये भी आपका गैस है, गैस के रूप में सब क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। तो जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज हैं, नहीं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब उनका रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं, और गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये सब जो अशुद्धियां हैं वो सब क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो ये सब रोस्टिंग के कारण होता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तो कैल्सिनेशन क्या था वो हम लोग बताए, और रोस्टिंग में क्या क्या होता है ये चीज हम लोग आपको बताए। ठीक है, अब कैल्सिनेशन या जो रोस्टिंग था इसका मेन उद्देश्य क्या था, कि किसी भी ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। नहीं, द मेन पर्पस अगर हम लोग बोलें कि कैल्सिनेशन का और रोस्टिंग का मेन पर्पस क्या था, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बात कि मेन पर्पस
of calcination and roasting. Main purpose of calcination and roasting is to convert any ore into oxide ore, any ore into oxide ore. इसी में ना कन्वर्ट करना था हमारा, क्या था, जो कार्बोनेट ओर था उसको कन्वर्ट कर देना था ऑक्साइड ओर में, जो सल्फाइड ओर था उसको भी कन्वर्ट करना था ऑक्साइड ओर में। ये हमारा काम हो गया। नहीं, अब अगले प्रोसेस पे हम आते हैं। नाउ अब हमारा काम क्या है कि जो हम लोग का ऑक्साइड ओर है इसका हम लोग क्या करें, रिडक्शन करवा दें। नहीं, नाउ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। अब हमको क्या करना है, नहीं तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर करना है। चलो, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग सोचे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, तो आप बढ़िया से जानते हो कि रिडक्शन करवाने के लिए फॉर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड। ठीक है, रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करता है, जैसे रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग बोले कि रिडक्शन में क्या होता है, तो इन रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट होता है कि नहीं। ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम एज अगर हम रिडक्शन बोलते हैं तो रिडक्शन में क्या होगा, इन रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट, हमको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना है। नहीं, तो हमारे पास बन क्या गया है, मेटालिक ऑक्साइड है ना बना है। अब इस मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसे करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये है कि वो मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसको खींच लेगा अपने साथ, अपने साथ क्या करेगा, खींच लेगा और मेटल को फ्री कर देगा। यानी हम लोग को यहाँ पे बनेगा मेटल, अब प्लस में क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कौन, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी भी मेटालिक ऑक्साइड से, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड से रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से, किसी भी मेटालिक ऑक्साइड से रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से अगर आप ऑक्सीजन को हटाते हो तो इस प्रोसेस को पायरोमेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पायरोमेटलर्जी। तो ये जो प्रोसेस हम लिखे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एज पायरोमेटलर्जी। ध्यान रहेगा। ठीक, चलो अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग का मेटालिक ऑक्साइड है, नहीं तो मेटालिक ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो बड़ा कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज किया जाता है बार बार वो है कार्बन। क्या है, कार्बन। तो अगर आप कार्बन का यूज करते हो तो देखो तो क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींच लेगा और मेटल को फ्री कर देगा। नहीं, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा मेटल, अब प्लस में आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, और इस मेटल ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करवाएगा, कराएगा ना। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग का देखा जाए तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर आपको मेटल मिल गया और क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल गया। तो याद रखो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसको, स्मेल्टिंग। ध्यान रखना है, पायरोमेटलर्जी का ही एक टाइप है, पायरोमेटलर्जी का ही एक टाइप है स्मेल्टिंग। नहीं,
तो पायरोमेटलर्जी में हम क्या बोले, पायरोमेटलर्जी में बोले कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड से हम लोग ऑक्सीजन को हटाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी। लेकिन अब यहां रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पर अगर हम कार्बन यूज कर दें, क्या यूज कर दें, कार्बन यूज कर दें, तो वही पायरोमेटलर्जी अब क्या कहलाएगा, स्मेल्टिंग। बात समझ में आ रहा है? यानी इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल ऑक्साइड with the help of carbon and carbon monoxide, then this pyrometallurgy is called as smelting। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? किसको? ये भी पायरोमेटलर्जी ही है, नहीं, लेकिन यहां पर रिड्यूसिंग हम क्या किए, कार्बन यूज कर दिए, नहीं, तो अब यहां इसको क्या बोलेंगे, स्मेल्टिंग। पायरोमेटलर्जी का ही एक टाइप हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जब भी कार्बन यूज करेंगे तो पायरोमेटलर्जी का नाम बदल के क्या रखेंगे, स्मेल्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जैसे आपको ध्यान में रहे, या दोनों इसको भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां पर अगर हमको बोलना है पायरोमेटलर्जी, तो पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड from a metal oxide with the help of any reducing agent, then this process is called as pyrometallurgy। then this process is called as pyrometallurgy। ध्यान रखना है। अब इसी पायरोमेटलर्जी का नाम हो जाता है स्मेल्टिंग। कब? जब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप कार्बन यूज करोगे तब। ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है कि इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो इस जो हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। नहीं, तो इस बात को ऐसे देते हो जैसे इफ reduction of metallic oxide is done with the help of carbon or carbon monoxide, with the help of carbon or carbon monoxide, then this reduction process is called as smelting। बोलो इसमें दिक्कत है? तो हम लोग क्या समझ में आया कि चलो रोस्टिंग कर लिए, कैल्सिनेशन कर लिए। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों का मेन काम क्या था कि किसी भी ओर को मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना। अब मेटालिक ऑक्साइड से हमको मेटल चाहिए, तो मेटालिक ऑक्साइड का मतलब MO। अब उसमें से M को अलग करना है, O को अलग करना है। तो M और O को अगर अलग करना है, नहीं, तो हमको अब रिडक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कार्बन को छोड़कर किसी और रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं तो वो पायरोमेटलर्जी कहलाता है। नहीं, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन यूज करते हैं तो उसी पायरोमेटलर्जी का नाम बदल के स्मेल्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करें, देखा जाए। हाँ, तो वही तो लिख रहे हैं। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन तब होता है जब कार्बन कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलता है। कार्बन जब कम ऑक्सीजन की मात्रा में जले, यानी ऑक्सीजन जितना चाहिए था जलने के लिए उतना उसको नहीं मिला, कम ही ऑक्सीजन मिला, तो उसमें क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और वही कार्बन अगर ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा प्रेजेंस में जले तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ आ रहा है? ये डिफरेंस होता है। तो अब स्मेल्टिंग में ही हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ जगह था ना, आगे ही लिख
यहाँ पर जैसे हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर कि ZnO, मान लो हम लोग कोई ले लिए, ये आपका मेटालिक ऑक्साइड है। नहीं, अब इस मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप कार्बन से कर दो, तो अगर कार्बन से कर दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ZnO, सॉरी ZnO लिख रहे हैं, Zn, और प्लस में क्या होगा, जो क्या है गैस, ये उड़ जाएगा, जिंक हमको मिल जाएगा, ध्यान रखना है। या इसी जिंक ऑक्साइड का ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हम यूज कर लें, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बनेगा Zn, और प्लस में क्या बनेगा CO2 गैस, ध्यान रखना है, ध्यान रखना होगा। यानी यहाँ पर जो हम लोग कार्बन है ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी हमारे लिए क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का हो क्या रहा है रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड का हो क्या रहा है रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेसेस में हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किए हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्मेल्टिंग, जो आपके बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं, स्मेल्टिंग कितनी बार पूछा हुआ है, बस में आ रहा है। तो स्मेल्टिंग क्या है तो डिफाइन कर सकते हैं, पायरोमेटलर्जी क्या है डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है, दूसरे पॉइंट पे आए, देखो कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं, कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं जिनमें जो मेटल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए सम इन, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग इन सम मेटालिक ऑक्साइड, इन सम मेटालिक ऑक्साइड मेटल्स आर एक्टिव इन नेचर, as for example सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, ये सब जो हैं सोडियम पोटासियम एल्युमिनियम ETC या कैल्शियम, ये सब जो हैं ये एक्टिव मेटल है। एक्टिव मतलब हम बहुत ज्यादा, ये लोग क्या बोलते हैं रिएक्टिव हैं, हवा से पानी से तुरंत रिएक्शन करने लगते हैं, ध्यान रखना है। तो सम मेटल ऑक्साइड, इन सम मेटल ऑक्साइड, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिनमें मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्टिव नेचर के हैं, ठीक है। तो वैसे मेटल का रिडक्शन करवाने के लिए, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए जिसमें मेटल एक्टिव है, उनके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, यानी स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। उनके लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो याद रखना है इन सम मेटालिक ऑक्साइड मेटल्स आर एक्टिव इन नेचर। एग्जांपल हम लिखे नहीं, फॉर दीज मेटालिक ऑक्साइड, फॉर दीज मेटालिक ऑक्साइड, फॉर दीज मेटालिक ऑक्साइड वी यूज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, वी यूज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड फॉर गेटिंग प्योर मेटल, फॉर गेटिंग प्योर मेटल, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप याद करो, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले कल के क्लास में पढ़ा रहे थे कि अल्युमिनियम का जो मेन ओर है वो बॉक्साइट है। अल्युमिनियम का मेन ओर कौन है बॉक्साइट, और बॉक्साइट में हमारा काम का चीज कौन है एल्यूमिना, Al2O3। नहीं, बॉक्साइट में और जो इंप्योरिटीज हैं, नहीं टाइटेनियम ऑक्साइड, SiO2, वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन जो Al2O3 है वही हमारे काम का है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एल्यूमिना। नहीं, तो एल्यूमिना जो है ध्यान रखना है, एल्यूमिना Al2O3, नहीं तो हम इसको लिखें ऐसे कि फ्रॉम Al2O3 एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड by the process of electrolysis, by the process of electrolysis, ध्यान रखना है। अगर Al2O3 में से अल्युमिनियम प्रोड्यूस करना है, नहीं तो आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके आप एल्युमिनियम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे आप चाहते हो कि हम ये कर लें Al2O3 ले लें और यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें, और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम यहाँ पे एल्युमिनियम प्राप्त कर लें, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ क्या कि स्मेल्टिंग इज जनरली यूज्ड फॉर दोज मेटालिक ऑक्साइड इन विच द मेटल आर लेस रिएक्टिव इन नेचर। ध्यान रखना है, यानी लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, जैसे जनरली लेस रिएक्टिव मेटल में हम लोग कौन से हैं, जिंक का, कॉपर, नहीं तो जिंक है, कॉपर है, जो हम लोग का 1A 2A, जनरली मेटल में सबसे रिएक्टिव कौन है, 1A, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाईली रिएक्टिव है, बस में आ रहा है, तो उनको छोड़ दीजिए, नहीं, और इधर आ जाइए, डी ब्लॉक में आ जाइए, जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, नहीं, इनके एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आया कि स्मेल्टिंग प्रोसेस, नहीं, यहां से हम लोग को समझ में ये आया कि स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड, स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, smelting process is used for those metallic oxide in which, for those metallic oxide in which metals are less reactive, metals are less reactive या less active in nature, नहीं, यानी जो प्रकृति से क्या हो, थोड़ा लेस रिएक्टिव हो, हाईली रिएक्टिव नहीं हो, ध्यान रखना है, तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, स्मेल्टिंग, बस में आ रहा है, यानी उनके लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, कार्बन का यूज करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, जिसमें हम एग्जाम्पल किसका लिख रहे हैं, कौन कौन से मेटल का यूज करेंगे, नहीं, जैसे हम लोग का जिंक हो, हम लोग का कॉपर हो, हम लोग का आयरन हो, ETC, ये सब ऐसे मेटल हैं जिनके लिए हम लोग किस प्रोसेस का यूज करेंगे, स्मेल्टिंग के लिए। ठीक है, इतना में दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, नहीं, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई मेटालिक ऑक्साइड हमको जो मिलता है, उस मेटालिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, तब हमको प्योर मेटल मिलेगा। लेकिन कहानी इतना आसान नहीं है, बस में रहे कि ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग लगा दिया, कितना आसान लग रहा है सर, मेटालिक कार्बन, देखिए ना, कार्बन ऑक्सीजन को हटा दिया, नहीं, खूब बढ़िया से काम तो हो जाता है, ये बड़ा गड़बड़ काम है, समझ रहे हैं? समझिए कि क्या रहा है, ये कह रहा है कि मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है, नहीं, तो रिडक्शन कराने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा, इस मेटालिक ऑक्साइड के लिए कौन सा सबस्टांस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और किस टेम्परेचर पर करेगा, ये जानना जरूरी है। नहीं, तो यहां से बोलता है हम लोग को क्या भाई कि नाउ ए क्वेश्चन arises, now a question arises that which element act as reducing agent for a given मेटालिक ऑक्साइड। ये सवाल आता है कि नहीं? नहीं, कि भाई अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड दे दिया तो उस मेटालिक ऑक्साइड के लिए हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो वही ये बोल रहा है कि नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हिच एलिमेंट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ए गिवन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सवाल आता है। तो इसी का आंसर देने के लिए हम लोगों को आता है एलिंगम डायग्राम। बस में रहे, इसी चीज को समझाने के लिए हम लोग क्या आता है, एलिंगम डायग्राम। ठीक है, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, फॉर अंडरस्टैंडिंग this concept we use एलिंगम डायग्राम। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, एलिंगम डायग्राम पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना है कि आखिर अगर कोई मेटालिक ऑक्साइड दे दिया भाई, तो उस मेटालिक ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए आखिर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, इसका जानकारी हमें कौन देगा, एलिंगम डायग्राम देगा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। अब ये बोल रहा है कि एलिंगम डायग्राम को समझने से पहले
कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप पहले से जानते हैं, वो समझना जरूरी है, तब एलिंगम डायग्राम सही में समझ में आएगा, ध्यान रखना है। तो वह ये बोल रहा है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग एलिंगम डायग्राम वी मस्ट understand we must understand some basic concept जो कि आप पहले से जानते हो, थोड़ा बहुत हम लोग बता देते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एलिंगम डायग्राम वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना जरूरी है, ध्यान रखना है, तभी हम लोग एलिंगम डायग्राम को समझ पाएंगे। जैसे कुछ चीज आप जानते हो उसी चीज को बताया जा रहा है। ये बोल रहा है गिव्स फ्री एनर्जी, ध्यान रखना है कि गिव्स फ्री एनर्जी किसे कहते हैं भाई। तो जनरली नॉर्मली अगर बोला जाए तो गिव्स फ्री एनर्जी का नॉर्मल मतलब होता है कि एनर्जी प्रेजेंट इन ए सबस्टांस टू डू यूजफुल वर्क इज कॉल्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी। नॉर्मल हम लोग बोल रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा कहाँ मिलता है, थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, किसी भी सबस्टांस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है नहीं किसी काम को करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ध्यान रखना है, ठीक है। बैटरी जो होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है कि नहीं रहती है, रहती है, और उस स्टोर्ड एनर्जी का यूज करके हम लोग यूजफुल वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती थी उसको भी हम लोग कहते थे गिव्स फ्री एनर्जी, ध्यान रखना है। तो जनरली कोई पूछता है गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सबस्टांस, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सबस्टांस, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सबस्टांस टू डू useful work is called as gives free energy। इसी को हम लोग कहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग को समझना है यहाँ से चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डेल्टा जी से, बात समझ में आए नहीं। और डेल्टा जी जो हम लिखते हैं, इस डेल्टा जी का मतलब होता है जीपी माइनस जी आर, नहीं जीपी का मतलब क्या हुआ, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और जीआर का मतलब गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नहीं जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट आपको दिया गया और यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग को लिया गया, नहीं तो इसके लिए कोई बोलता है कि भाई इसका जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो जी आर है और इसका जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या है, जीपी है, ठीक है। तो कोई बोलता है कि इसके लिए डेल्टा जी का मान निकालो, तो हम डेल्टा जी का मान कैसे निकालेंगे, जीपी माइनस, निकाल सकते हैं कि नहीं निकालते हैं, जीपी माइनस जी आर, यानी कि प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक। अब समझो, जैसे मान लो कि तुमको कोई रिएक्टेंट दे दिया गया और यहाँ से तुमको दे दिया गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब समझो कि इसका एनर्जी जो है वो तुमको 50 जूल है रिएक्टेंट का, और जो प्रोडक्ट है इसका एनर्जी जो तुमको आया वो कितना आ गया, 30 जूल आ गया, ठीक है। इसका एनर्जी कितना है, 50 है, इसका एनर्जी कितना है, 30 जूल है, ठीक। अच्छा ये बताओ कि इसका एनर्जी जो है 50 जूल है, तो ये ज्यादा है कि कम है इसके रिस्पेक्ट में, मोर एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, मोर एनर्जी। अच्छा रिएक्टेंट का एनर्जी लेस है ना। अच्छा ये बात जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध होता है, यह कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, क्या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा ये बताओ इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है, तो ये मोर स्टेबल के लेस स्टेबल, ठीक है। अच्छा ये बताओ मोर स्टेबल। अच्छा ये बताओ कि कोई भी चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है,
चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहती है। हर एक चीज चाहती है कि वो लेस स्टेबल से कहाँ पहुंचे, मोर स्टेबल की तरफ जाए। नहीं तो क्या अगर कोई चीज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जाती है तो इसको जाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है? नहीं, ये अपने आप होती है। नहीं, ये अपने आप होती है। अब वो बोले कि चलो तुमको प्राइवेट नौकरी छोड़ो, तुमको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, नहीं तो आपको बहुत प्रेशराइज करना पड़ेगा कि ना छोड़ दो छोड़ दो, चलो तुमको करवा देते हैं। नहीं, आप फटाक के छोड़िएगा, फट से पकड़ लीजिएगा। बस नहीं आ रहा है? तो वही है यहाँ पर, ये क्या है, लेस स्टेबल और ये है मोर स्टेबल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखना है, इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः होगा। ध्यान रखना है। नहीं तो हम बोल रहे हैं कि दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बोलो, इसमें दिक्कत है तो बोलना। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब इसके लिए डेल्टा जी का मान निकाल के देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो अगर डेल्टा जी का मान निकाले तो 30 माइनस 50 जीपी माइनस जी आर कितना आ गया, -20 जूल आ गया। तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू जो आया, वो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? तो कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि इफ डेल्टा जी बराबर निगेटिव फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, then that reaction is spontaneous in nature, spontaneous in nature। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कर सकते हैं ना? किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि अच्छा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए नहीं जरूरी है कि डेल्टा जी का मान क्या हो, निगेटिव हो। नहीं, निगेटिव होगा तभी रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। चलो समझ में तो ये आ गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। नहीं देखो, तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए से बी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि इसके जी आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि 30 जूल है, और इसके जीपी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि दिया हुआ है 20 जूल, ठीक है। अच्छा, इसके लिए डेल्टा जी का मान निकालो, कितना आएगा, 20 माइनस 30 बराबर कितना आएगा, -10 जूल आएगा ना जी। इसमें दिक्कत है? अच्छा देखो, तो एक हम रिएक्शन लिखते हैं, सी कन्वर्ट कर रहा है डी में, समझने की कोशिश करो। इसका एनर्जी जो है वो तुमको दिया हुआ है 50 जूल, ठीक है। और इसका जो एनर्जी तुमको दिया हुआ है, डी वाले का एनर्जी, वो तुमको दिया हुआ है 50 50 50 50। यहाँ पर हम लोग दे दिए, इसका एनर्जी कम कर दिए, तो 20 जूल। कितना है, 20 जूल। अब इसके लिए डेल्टा जी का मान निकालो, कितना आएगा, 20 माइनस 50, वैल्यू कितना आएगा, -30 जूल। अच्छा, डेल्टा जी का मान निगेटिव तो यहाँ भी है, डेल्टा जी का मान निगेटिव यहाँ भी है, स्पॉन्टेनियस ये भी है, नहीं है क्या? और ये क्या है, ये भी स्पॉन्टेनियस है। नहीं, अब दोनों ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसके लिए डेल्टा जी का जो निगेटिव मान है वो क्या है, ज्यादा है। नहीं, इट्स निगेटिव वैल्यू इज मोर, इट्स निगेटिव वैल्यू इज मोर। तो इससे कॉन्सेप्ट ये रखना है कि अगर दो रिएक्शन दिए गए हैं, नहीं, और दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का निगेटिव मान कंपेयर करने पर किसी एक के डेल्टा जी का निगेटिव मान बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये रिएक्शन टू इजीली हो जाएगा, यानी ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बस में रहा है, ये रिएक्शन जो है बहुत आसानी से, इस सब का यूज आने वाला है लिंगम डायग्राम में। नहीं, क्योंकि वहां पर गैपिंग बढ़ेगा, तो बोले आए किस टेम्परेचर पर अच्छा रिएक्शन होगा, तो जितना ही हम लोगों का डेल्टा जी का मान ज्यादा निगेटिव होगा, रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगा, उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। नहीं, उसके लिए हम ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या किया गया हम लोग को यहाँ से कि मोर द निगेटिव वैल्यू ऑफ, मोर द निगेटिव वैल्यू ऑफ, मोर द निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, मोर spontaneous, more spontaneous is the reaction, more spontaneous is the reaction। ध्यान रखना है, more the negative value of delta G, more spontaneous is the reaction। डेल्टा जी का वैल्यू जितना ही ज्यादा निगेटिव होगा, उस रिएक्शन के होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, उस रिएक्शन के होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना होगा। इतना में दिक्कत है? चलिए, तो ये तो समझ में हम लोग को आ गया। अब दिमाग में क्या आता है, देखा जाए
तो डेल्टा जी का मतलब हम लोग को समझ में आ गया कि डेल्टा जी जो है वो हमें क्या बताता है। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो तो हम लोग का डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक ये फॉर्मूला होता है, नहीं मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला है, नहीं इसमें हम लोग समझते हैं कि डेल्टा जी का मतलब क्या है भाई। तो डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यही है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और टी का मतलब तो समझते हैं आप लोग, टेम्परेचर। और डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। इतना में दिक्कत है? ठीक है, अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, ऐसे लिख सकते हैं। दिक्कत है? अच्छा देखो तो हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस लिख दिए, अब तब टी लिख दिए, अब प्लस में डेल्टा एच लिख दिए। ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, खाली उन्हें कर रहे हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखोगे तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से मैच करेगा। नहीं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जिस जो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, इसका इंटरसेप्ट है इधर पर क्या है? डेल्टा एच। नहीं, तो ये जो इक्वेशन हम लोग का आ रहा है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस प्लस टी डेल्टा एच, ध्यान रखना है। नहीं, ये हम लोग क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना है। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा। ओरिजिन से कब कब पास करता? जब सी नहीं होता, सी जीरो होता, ध्यान रखना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो दिक्कत है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये गया। नहीं, अब जो एलिंगम डायग्राम खींचा जाता है वो इसी आधार पर खींचा जाता है। नहीं, एलिंगम डायग्राम, चलो y है, y की जगह पे क्या दिख रहा है? डेल्टा जी। अच्छा, x की जगह पे क्या दिख रहा है? t। यानी एलिंगम डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी बुक में खींचा रहता है, उसको आप ध्यान से अगर देखिएगा तो एलिंगम डायग्राम आपका खींचा रहता है डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में। एलिंगम डायग्राम जो पूरा आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा घच पच तरीके से खींचा रहता है, ये है फोटो। हाँ, तो उसमें जब देखिएगा ध्यान से तो आप देखिएगा जो वाई एक्सिस है उस पर क्या लिखा रहता है? डेल्टा जी। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है वहां क्या लिखा रहता है? टेम्परेचर। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप उस ग्राफ में ये भी देखिएगा कि जितने भी लाइन खींचे गए हैं वो सब स्ट्रेट लाइन ही खींचे गए होंगे। जितने भी ग्राफ खींचे गए हैं वो सब क्या खींचे जाते हैं? स्ट्रेट लाइन ही खींचे गए होंगे। आप ग्राफ में चेक कीजिएगा, जो एनसीईआरटी बुक होगा उसमें चेक कीजिएगा, तो सभी ग्राफ आपको कुछ ऐसे खींच दिया है, नहीं कुछ ग्राफ हम लोग का ऐसे गया है, कुछ ग्राफ हम लोग का ऐसे जाके ऐसे गया है। जस्ट हमें कैसी आपको आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम दिमाग में पहले लगा दिए कि एलिंगम डायग्राम किसके किसके बीच में है? तो डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैच करता है, इसलिए जितना भी हम लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन, ध्यान रखना है, जो एलिंगम डायग्राम खींचा गया है ये डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ऑक्साइड फॉर्मेशन, इसको हम लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन ग्राफ भी कहते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन ग्राफ, आप ध्यान से किसी ग्राफ को देखिएगा ना, उसमें ध्यान से तो ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लो हम जेड एन का लिख रहे हैं, जेड एन प्लस हाफ O2 नहीं बराबर ZnO। अब वो हाफ O2 नहीं लिखता है, लिखता है 2Zn प्लस O2 बराबर 2ZnO, ऐसे लिख देता है। नहीं, तो ये क्या है? ऑक्साइड ना बन रहा है जी। तो आप जितना भी एलिंगम डायग्राम में लाइन खींचा गया होगा ना, जैसे हम ये लाइन खींचे हैं, तो इसका लाइन कैसे देगा? CO
प्लस O2 CO2 दे देगा ऐसे, बस में ना, जैसे इसका दे दिया Cu प्लस हाफ O2, नहीं इस तरह से CuO कुछ दे दिया, जैसे हम रफ स्केल बना रहे हैं। तो पहला दिमाग में क्या गया, केलिंगम डायग्राम जो है वो किसके किसके बीच का ग्राफ है, डेल्टा जी और टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। दूसरा क्या दिमाग में गया कि उसके जितने भी ग्राफ होंगे वो सब ऑक्साइड फॉर्मेशन के ग्राफ हैं, नहीं अब ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो ग्राफ है वो सब जनरली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जनरली ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये जो इक्वेशन हम लोग का है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मैच कर रहा है। इतना में दिक्कत है नहीं, तो अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग बताएं, अभी केलिंगम डायग्राम बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है।